सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर चूजा बन के आया हूँ। और सर ये आप समर एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी समर लुक के हम मान लें सर, और मैं जो ये बंदा हुआ आया हूँ सर, ये मेरी मजबूरियाँ हैं, इनका भी कुछ करें। सर कुछ नहीं हो सकता ये, मतलब अक्सर ना मैं सुनता हूँ लोगों से कि कोई भी डिस्प्यूट हो ना सर, तो जो उनकी तरफ से आते हैं ना लोग मामला सेटल करने, वो आपको समझाते हैं कि यार तेनू ओदी आदत अब तो पता ही है। अच्छा, अब ये ना मेरे ख्याल में कभी भी अच्छा जुमला नहीं है कि भाई उसको को अपनी आदत ठीक करे, बजाय कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो तो ये करेगा, ये तो उसकी आदत है और तुम्हें तो पहले से पता था, तो तुमने उसके साथ ये कारोबार क्यों किया। सो सर आपकी है आदत, आप हैं आदत से मजबूर सर। सो आप अपनी आदत के कैदी बन चुके हैं। वाह वाह। तो और सर देखें, अगर बंदा कैद होए ना तो अपनी आदत से होए सर, किसी और की आदत से ना होए। सर ये विजडम आपके पास जो आया ना, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आया सर। लेकिन सर मैंने ये देखा है सर, टाई की ना एक एंट्री लेवल दहशत जरूर होती है। वो जो मुंह खोलते हैं वो एक अलग बात है, मतलब, लेकिन हम तो मुंह खोल के भी बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को। सर बात ये सर, जब आप एंटर करते हैं ना टाई के साथ तो एक दहशत आती है सर, एक दहशत आती है। और फिर उसमें ये है कि आपने टाई जो है वो कितनी तमाशबीन किस्म की पहनी हुई है। इससे ना लोग कई सवाल जो आपसे बहुत डरते डरते पूछना चाहते हैं वो आसानी से पूछ लेते हैं। कई लोग आपकी शाम 7 बजे के बाद की एक्टिविटी का खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। और सर यानी कि मैं अगर एक लाइट कलर फूशिया टोन की टाई पहनूं तो अगले के साथ थोड़ी शुगल मस्ती हो सकती है। मैं काली टाई पहन के जाऊं, उसको पता है इसका पंगा नहीं लेना इस बंदे के साथ। सर देखिए सर, मैं बोले बगैर कितनी स्टेटमेंट्स पास कर रहा हूं, और आपकी येलो टी शर्ट जो है ये नहीं कर पा रही। अच्छा सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर स्कूल बंद हो गए, तमाम वालिदैन को मुबारकबाद। और अब अगस्त 15 तक बच्चे जो हैं घर पे बंद हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ घर पे बंद हैं। हमने सोचा कि एक तो मुबारकबाद देते देते ही हम ये भी आप और आपका मेरा कलेक्टिव ज्ञान जो है, जब हम दोनों मिल जाएं तो उससे ऊपर फिर कोई लेयर नहीं आती। तो हमने सोचा जब अपने शो के तवज्जुह से ये करें कि हम पेरेंट्स को बताएं कि आपने बच्चों के साथ क्या करें। तो कोशिश करेंगे सर, जाहिर है नाकाम भी हो सकते हैं, नाकाम होए तो किसी और की गलती है, कामयाब होए तो वो हमारा है सारा कुछ। बेशक सर। तो सर छुट्टियां हो गई हैं, मेरे तो ख्याल में फौरन से पहले आप कोई ना कोई जो समर ओरिएंटेड ये चीज़ें होती हैं ना, कुछ समर कैंप्स होते हैं, कोई अगर आप स्विमिंग करवा सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में कर सकते। आज बल्कि हमारे शो के आगे जाते हुए हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे शो में जो एक फुटबॉल का कैंप जो है बड़ा सक्सेसफुली रन करते हैं, उस तरफ देखें। लेकिन ये तो ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ एलिटिस्ट बातें कर रहा हूँ, ये एलिट ओरिएंटेड कर रहा हूँ। बात असल में संजीदा बात पे आते हैं कि जो तालिब इल्म स्कूल जाते हैं और जिनकी इनकम ब्रैकेट डिफरेंट किस्म की है, जब वो घर हो जाते हैं और उनके वर्किंग पेरेंट्स हो, उनको क्या करना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक खबर भी है कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन गर्मियों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए 8 हफ्ते का एक कैंप जो है वो लगाने का फ़ैसला किया, जो कि मेरे ख्याल में बच्चों की उम्र है बिटवीन 5 से 9 साल के बच्चे ये होंगे, और इनको मुख्तलिफ अंग्रेज़ी, उर्दू, हिस्ट्री वगैरह की तालीम जो है वो इन कैंप्स में दी जाएगी। एक कैंप उसमें दी जाएगी फॉर 8 वीक्स। उसके बाद मकसद इसका ये, वो मकसद मुझे बड़ा पसंद आया कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको फिर री इंट्रोड्यूस किया जाए उनकी मुतलका जमातों में, ताकि और एक फाउंडेशन के साथ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है थोड़ी इस तरफ मेहनत कर रहे हैं, तो जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगेन इनके टाइमिंग्स क्या होंगे, क्योंकि हम इससे पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये जब जल्दी छुट्टियां देनी पड़ती हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है कि स्कूल शाम को लगा दें, क्योंकि उस वक्त शाम में गर्मी नहीं होती, मतलब कम होती है। सो अगेन अब ये ठीक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो छुट्टियां मिल गई, जो नहीं जाते उनको वापस सिस्टम में आने की ज़रूरत है। लेकिन अब उनको बुलाया जा रहा है, अब किस वक्त बुलाया जा रहा है, जिस वक्त गर्मी होती है उसी वक्त। सो ये चीज़ें देखने वाली हैं। बाकी इसमें तो कोई शक ही नहीं, मतलब कुछ तकरीबन 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त पाकिस्तान में, स्कूल गोइंग बच्चा। तो इस 25 मिलियन बच्चे की का क्या फ्यूचर है। मतलब आप पहले दिन से आपने उनको तैयार कर रहे हो
कि ये किसी की मतलब बहुत ही बेसिकली घर के लेवल पे मुलाजमत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला है। ये अनफॉर्चुनेट मामला है। और सर मैं इसके अंदर यही बात पे ज़रा चाह रहा था आज डिस्कशन हो कि हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है और हमारे दीगर और डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे जो हैं वो कोई ना कोई चीज़ में लगे रहते हैं। आप कोविड में भी देख लें कि हमारी कितनी रेलेवेंट हो गई थी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो वैक्सीन, तमाम वैक्सीन जो शहर में जा रही थी उनके थ्रू जा रही थी, एक रेलेवेंस थी उनकी, और वो एक ग्लोबल इमरजेंसी थी। मैं एजुकेशन को एक नेशनल इमरजेंसी मानता हूँ। हुकूमती जो हमारे लोग हैं वो उसको एक नेशनल इमरजेंसी उन्होंने मान ली। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा बयान है, अब उसके ऊपर आपने को खबर पड़ी उसके बाद से उस चीज़ के ऊपर वो सारी जो हलचल मच गई थी हमारी सूबाई लेवल पे, हमारे जो दीगर मिनिस्टर एजुकेशन के, उसके बाद उन्होंने को बात की उसके ऊपर, जी हमारे मुल्क में इस वक्त एक एजुकेशन के ऊपर नेशनल इमरजेंसी नाफिज है। अब क्या हो रहा है उसके ऊपर? हुआ सिर्फ ये है मेरे ख्याल में कि गर्मी बढ़ गई, स्कूल की छुट्टियां दे दो, ये किया है उन्होंने। और जितने आपने 25 मिलियन का फिगर कोट किए, शायद इससे ज़्यादा भी हों, और जो काउंट फॉर नहीं होते बहुत बच्चे, तो ये तो एक सर बड़ी एक अजीब सी बात लगती है। और बजट के अंदर हमारी गुंजाइश पैदा की नहीं जाती। मैंने बजट का इसलिए जान के जिक्र किया है कि कोई चले हमारी बात सुन ले, या कोई और जो वॉइसेस हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो इसके ऊपर काम करते हैं, NGOs बेताशा हैं, उनकी को बात सुन के बजट के अंदर एलोकेशन तो करें ना। मतलब मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है शायद अंडर फंडेड हो, उनके फंड्स ही ना हो सारा कुछ करने के लिए, तवज्जो दीजिए क्योंकि इमरजेंसी नाफिज है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर तो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने खुद ही निशानदेही कर दी कि शायद बजट ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पर 10 साल से PSL हो रहा है, हर साल पिछले से ज़्यादा कामयाब हो रहा है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है उससे। तो आप मुझे बताएं उसकी वजह से कितने नए क्रिकेट ग्राउंड बन गए। तो जहाँ से आप रेवेन्यू कमा रहे हो वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो जहाँ से आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि आज से आपको पता है कि एग्जैक्टली 30 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। अब आप इमेजिन करें कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है कि पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी 30 साल के बाद। बिल्कुल कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। और आपका जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो 1.5% है, नॉन एग्जिस्टेंट। सो हम किस तरफ जा रहे हैं? अगेन, जितने लोग बिल्कुल बुनियादी से भी काम करने के काबिल होंगे, उनमें से जिसको बाहर की ऑफर आ जाएगी वो बाहर चला जाएगा, और जिसको बाहर की ऑफर नहीं आएगी वो यहाँ पर बहुत किसी की पोजीशन पे होगा। कौन? जो बहुत बुनियादी सा काम कर सकता है, क्योंकि जो बाकी हैं बच्चे वो तो, क्योंकि इस मुल्क में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, और जब हम 50 करोड़ हो चुके होंगे तो यहाँ पे ना पानी मिल रहा होगा, ना खाना मिल रहा होगा, ना मौसम फेवरेबल होगा, सब स्टंटेड होंगे। और ये एक ऐसा मुल्क होगा जिसको बहुत ही आमियाना से लोग खुदा न खास्ता चला रहे होंगे, और बाकी जो उसके नीचे पल रहे होंगे वो बेचारे, बस वो एक ऐसी जिंदगी होगी जिसको आप शायद जिंदगी भी ना कहना चाहें। और अगर अनलेस हम अभी तवज्जो करें उन अहम चीज़ों पे, हमने कल के शो में डिस्कस किया था कि वाटर फिल्ट्रेशन का यहाँ क्या हाल है सर। उसके साथ साथ मुझे ये भी मेरे जहन में बात थी, मैं करना चाह रहा था कि आपने नोटिस किया होगा लोड शेडिंग कितनी बढ़ गई है। अब घर के अंदर पहले तो जिन्हें स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, बच्चे चले गए, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो एक रिलेटिवली लोड शेडिंग का ऐसा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा घर पे है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, मतलब वरना तब कहो ना बाहर खेलो जाके, या कुछ किसी जगह चले जाओ किसी दो। अब सर वो ऑप्शन भी नहीं है, और ऊपर से लोड शेडिंग हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोड शेडिंग किस चीज़ की है, क्योंकि आप कहते हो, मैं इख्तलाफ मतलब आपसे करता हूँ इस बात पे। आपने कहा था जी कि बिजली बहुत है, लोगों ने राशन की हुई है, सर फिर सर ठक्का ठक लोड शेडिंग क्यों हो रही है? जी, हमारी जो इस वक्त प्रोडक्शन है ना, जो हम कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, वो हमारी जो टोटल कंजम्पशन है उससे तकरीबन 9 या 10 हज़ार मेगावाट ज़्यादा है। बात यह कि हमारी जो मैक्स कंजम्पशन है ना वो कोई 31,000 मेगावाट है, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सपोर्ट करता है वो 22 से 23,000 है। तो एक डेफिसिट 9,000 का रहेगा ही रहेगा, जो कि चले ठीक है, हम तकरीबन प्रोड्यूस कर सकते हैं 41-42। अच्छा ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, पैसे कम थे, एक वक्त में एक ही कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सकता था। हमने पावर जनरेशन की कैपेबिलिटी को पहले इन्हेंस कर लिया, अब हमारे पास वो सरप्लस में है। अब
कॉमन सेंस ये कहती है कि अब जो भी पैसा हम लगाएं या लगवाएं वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे लगाएं। इन्होंने 2 पावर प्लांट पाकिस्तान की इस हुकूमत ने सऊदी अरब को पिच कर दिए हैं, 2 यूएई को पिच कर दिए हैं, 2 चाइना को पिच कर दिए हैं। ओ भाई फिलहाल मतलब अगेन कुछ अरसे बाद हमें दोबारा पावर प्लांट की भी जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत है, पावर प्लांट की जरूरत नहीं है। सर जैसे जब मुझे याद है ख्वाजा असफ साहब का मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ जब ये गुफ्तगू हो रही होती है, क्योंकि वो एनर्जी सेक्टर के अंदर उन्होंने पावर डिवीज़न में काम किया है, मिनिस्टर रह चुके हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा रह चुके हैं। तो ख्वाजा असफ साहब का मुझे ये पता है कि वो हमेशा एम्फसाइज उन्होंने किया है इस बात के ऊपर कि यार जनरेशन के ऊपर ना आप इतना जाएं, आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बेहतर करें, ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करें, ग्रिड स्टेशंस बेहतर करें, ताकि जो इतना आप बना लेंगे एक वक्त आएगा जिस वक्त में हम आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं कि बिजली ज़्यादा है, भेज नहीं सकते उसको आगे, देयरफॉर लोड शेडिंग हो रही है, 9,000 का डेफिसिट। और अगेन मैं वापस आऊँगा, हमारा जो मेन डिस्कशन चल रही थी कि इस सूरत हाल में बच्चे फिर क्या करें, एक मतलब ना घर के अंदर आसानी ना घर के बाहर आसानी। तो बस ये एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव होना चाहिए। फिर चले एक चीज़ तो वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ये तो बहुत कम है, ऐसे तो तमाम एक नेशनल लेवल चीज़ होनी, क्योंकि मैंने आपको बताया एजेंसी एजुकेशन के ऊपर। उसके साथ साथ ये भी मैं सर कहूँगा वैसे कि अगर तो आप अपने घर पे अपने एज पेरेंट्स बच्चों को अगर कोई मशवरा देना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, तो आप मतलब दरख्त लगाने की जो चीज़ होती है सर, जैसे हमने इस शो पे भी बात की थी कि एक स्कूल ने इस चीज़ को बड़ा एक शुरू किया था, गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ था कि स्कूलों के अंदर वो प्लांटेशन करेंगे और करेंगे। तो आप एक अपने लेवल पे ये भी कर सकते हैं, उससे बच्चा भी इंगेज रहेगा और उसका इवेंचुअली इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, ये भी कर सकते हैं एक चीज़। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि फलों वाले दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बच्चे गुजरते हुए राहगीर वहाँ से फल खाएंगे, जिसने भी दरख्त लगाया हुआ है उसको उसके आगे आने वाले औलादों को सवाब मिलेगा, ये तो सदका जारिया है ना दरख्त तो। जी बिल्कुल। तो ये, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका जैसे ममालिक में भी मैंने ये खुद देखा है कि लोग ना तंग हैं कि यार ये फल वाला दरख्त लगा हुआ है और इसको कटवा के ना कोई दूसरा लगवाना है, और मैं कह रहा हूँ क्यों, गंद बड़ा पड़ता है, कोई बात नहीं, उससे नीचे और जमीन जरखेज हो रही है, तो फल वाले दरख्त से तो अच्छी चीज ही कोई नहीं, पता नहीं क्यों लोग नहीं उसको लगाते। मुझे तो जहां मौका मिलता है मैं फल वाला दरख्त लगा देता हूँ। और प्लस सर अब नेक्स्ट देखें एजुकेशन ईयर की भी बात कर लेते हैं, हम शो पे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस साल तो सर कमाल ही होगी ना कि आपने सर्दी की वजह से, स्मॉग की वजह से, डेंगू की वजह से और अब गर्मी की वजह से एक एजुकेशन ईयर में से करिकुलम में से तकरीबन 80-90 दिन तो काट ही दिए। तो अब करिकुलम जो है, जो भी डिपार्टमेंट मुतलका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा और तमाम हुआ है, आप हालांकि हमारे करिकुलम से तो आप तो बुनियादी तौर पर डिसएग्री करते हैं, तो बट स्टिल ये एक अच्छा पॉइंट है रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब छुट्टियाँ हैं, स्कूल बंद है, आप करिकुलम को रिवाइज करें। आप अब पाकिस्तान को समझें कि पाकिस्तान की एवोल्यूशन इस हद तक मौसमी हद तक हो चुकी है कि हमें अब 250 या 260 डेज मिलेंगे ऑफ एजुकेशन एक साल के अंदर। इसमें ना एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आपको पता है ना कि यहाँ पे फसलें जलाई जाती हैं, और फसलें जो जलाई जाती हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर, और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप भी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी टीवी शोज़ पे भी हो चुका है, उसमें एक चीज़ है जो कोई डिस्कस नहीं करता, और वो ये है कि हमारा जो सरकारी एक चार्ट बना हुआ है ना कि किस महीने की किस तारीख तक बो देना है आपने चीज़, किस तारीख तक काट लेनी है, किस तारीख तक फसल बदल लेनी है, ये बनी हुई है 1800 पता नहीं 85 की। अच्छा, तब से अब तक क्लाइमेट इतना बदल चुका है कि अब अगर आपने उस चार्ट के बीच में आना है तो आपके पास टाइम ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसको जला के नई चीज़ करो, इसके अलावा आपके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये जो गर्मियों की छुट्टियों का हमारे बचपन से चल रहा है कि जी 1 जून से 1 सितंबर, ये ख़त्म करें। जो बरसात का महीना ना 15 जुलाई ऑनवर्ड्स या 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, उसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्रैम्प्स पड़ सकती हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक नहीं होता। सो आप मई 1 से छुट्टियां दे दें और जुलाई 1 स्कूल खोल दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल काफ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमने अपने शो, हमारा तो फ़र्ज़ यही है कि हम
जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मशवरा ही दे सकते हैं, और ज़ाहिर है हम तो हुकूमती जो इदारे हैं उनको ही मशवरा दे सकते हैं। आगे ज़ाहिर है आपने करना है। ज़ाहिर है हमने ये भी जिक्र किया कि ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैंप लगाने वाला है हमें बड़ी चीज़ पसंद आई, ऐसी और चीज़ें होनी चाहिए, हम इसके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि स्कूल्स बंद हो गए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर क्या एक्टिविटी करनी स्कूल बंद होने के बाद। उसी सिलसिले में हमने सोचा ज़रा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड आज हम शो कर लेते हैं। फ़ुटबॉल का एक क्रेज़ जो है पूरी दुनिया के ऊपर है, बड़े सालों से है, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमने ये भी देखा कि माजी के अंदर के कई स्पोर्ट्स, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट तो है ही है, उसके अंदर एक यूथ का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। फ़ुटबॉल की हद तक हमने सोचा आज आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाए। मोहम्मद नदीम काका साहब ने हमें ज्वाइन किया है। TWK ट्रेन विद काका एकेडमी जो है वो चलाते हैं और उसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ख़ुद भी एक बहुत इस्टेब्लिश्ड फ़ुटबॉलर हैं। उनसे बात पहले करेंगे उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और उसके अलावा पाकिस्तान का फ़ुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है मुस्तकबिल में क्या होने को जा रहा है, और आया हमारी यूथ जो है वो फ़ुटबॉल के अंदर कुछ कर पाएगी। बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बात इस बात पे करते हैं कि आपका जो TWK है वो आपने क्यों लॉन्च किया, कैसे किया, और इस वक्त कैसा जा रहा है आपका? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इनवाइट किया। बेसिकली TWK मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल थी, तो मैंने कोचिंग लाइसेंस किया बाहर से। तो मैंने एक चीज़ करनी थी पाकिस्तान में, बच्चों को लाइक स्किल इम्प्रूव करनी थी। तो ट्रेन विद काका एक पर्सनल प्रोफाइल थी। जिस वक्त इसको शुरू किया तो बच्चों की तादाद बढ़ती गई। मैं 10 बच्चों से शुरू किया तो वो 20-15 से बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास कोई 200 से अबव बचा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एकेडमी में कन्वर्ट करता हूँ। तो जो मेरे साथ लाइसेंस कोच हैं, कुछ और दोस्त थे, उनको साथ मिलाता हूँ। तो जो मैं 10-12 बच्चों को दे रहा हूँ तो कोचेज़ ज़्यादा होंगे तो हम वो ज़्यादा जो तादाद है उसको हम एंगेज कर लेंगे साथ। तो इस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने पहले अपनी एक संडे लीग के नाम से एक लीग शुरू की, फिर उसके बाद 2-3 और लीग्स शुरू की। तो लीग्स के बाद फिर इसको एकेडमी सिस्टम में लेके आए। तो सबसे पहला हमारा सेंटर था मॉडल टाउन में, उसके बाद हम आए इधर DHA फेज़ 6 में कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद कॉम्प्लेक्स में। साथ ही हमारा फेज़ 3 में है लॉर्ड्स में, तो वो भी DHA के अंडर है। तो फेज़ 5 में है और वापडा टाउन में। अभी इस वक्त हमारे 4 एकेडमी सेंटर और एक PDP सेंटर चल रहा है जो कि मेगा अरीना है ये भट्टा चौक के ऊपर। अच्छा, तो आप इतने बच्चों को सिखाते हैं, आपको क्या लगता है अमीरों के बच्चे फ़ुटबॉल ज़्यादा अच्छा खेलते हैं या गरीबों के? सर बेसिकली इस वक्त जो टेक्निकल फ़ुटबॉल है ना वो अब कंबाइन हो गया कि जो बच्चे गांव के हैं या जो बच्चे दूसरे हैं वो थोड़ा सा फिज़िकल टफ होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमारे इधर जो एलीट क्लास है ना वो फ़ुटबॉल देखती है। वो रोनाल्डो देखती है, मेसी देखती है, यूरोपियन फ़ुटबॉल देखती है। तो उनमें जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब सिर्फ वो एक चीज़ में पीछे होते हैं कि जो हमारे देहात के जो गांव के जो बच्चे होते हैं वो रफ़ एंड टफ़ होते हैं। तो अगर यही बच्चे हमारे अपनी डाइट न्यूट्रिशन पे फोकस करें तो ये भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जो ये आपने बड़ा इसको जो है ना बिज़नेस वाइज वाइबल कर लिया अपने लिए, ज़रूर आपने शुरू तो किया होगा एज ए फुटबॉलर योरसेल्फ, ठीक है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है, वो किस तरह से डाइवर्ट किया? और बेसिकली बीच में ऐसा आया था मोमेंट जब आपको लगा कि यार मैंने टाइम ज़ाया कर दिया, खेल के इतनी मेहनत की, मैं फुटबॉलर भी नहीं बना, मेरा आगे से कुछ शायद मुझे कोई करियर भी और लेना पड़ेगा? मतलब बीच में कोई ऐसे फेजेस थे जब आप हार्ट ब्रोकन थे और फिर आपने ये अचीव किया जो आपने अचीव किया? ऐड करता हूँ ज़िमनी सवाल के, आप जब अपनी पीक पे थे फुटबॉल की नेशनल लेवल के लिए, तो तब क्या हुआ? बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले ही दिल टूट चुका था। जब हम अपने पीक पे थे, मैं अपने पीक पे था और उस वक्त आई वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे हमें ख़बर मिलती है जी कि हमारा कैंप लग रहा है, और कैंप के 2 दिन बाद ख़बर मिलती है जी कि फ़ुटबॉल हाउस पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया। वो एक ग्रुप था, उन्होंने कब्ज़ा किया। उस कब्ज़ा करने के बाद फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल को 3 साल के लिए बैन कर दिया। जब वो बैन किया उस वक्त मैं 15 साल का था, जब तक बैन ओपन होना था, दोबारा एक्टिविटीज़ शुरू होनी थी, तो मैं 19 का हो गया था। तो वो एक जो कैरियर का एक फ़ेज़ था ना वो इसी तरफ चला गया। फिर उसके बाद एक इंजरी का शिकार हुआ, तो अब मुझे पता चल गया कि अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं जा सकता, लेकिन अब वो फ़ुटबॉल एक पैशन ऐसा था जो ड्रीम मैं सोते हुए जागते हुए देखता था कि मैं बड़ी बड़ी टीम्स में खेलूँगा, नेशनल लेवल पे खेलूँगा। तो वो फिर वही ड्रीम मैंने इन बच्चों के लिए देखना शुरू कर दी।
कोचिंग एजुकेशन की तरफ चला गया, क्वालिफिकेशन की तरफ चला गया, और उसके बाद फिर ये सिस्टम बनाया मैंने। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपके पास कुछ कोचेज़ हैं जो सर्टिफाइड कोचेज़, जी, आप खुद भी सर्टिफाइड कोच हैं, जाहिर है। ये सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलती है, ये कैसे हासिल की जाती है, और पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ये करके कोचिंग कराते हैं, या वैसे ही उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ? बेसिकली पाकिस्तान में कुछ ऐसी एकेडमीज़ भी हैं जो कि विदाउट सर्टिफिकेशन चल रही हैं, क्योंकि वो होते हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल खेला होता है, उनको फ़ुटबॉल का पता होता है कि भाई फ़ुटबॉल ऐसे है, तो वो अपनी एकेडमी सिस्टम बना लेते हैं। हमारा ये होता है कि यहाँ पे दो तरह की कोचिंग एजुकेशन है। एक है जो कि फ़ीफ़ा करवाती है, फ़ीफ़ा, AFC देन PFF, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कोचिंग लाइसेंस करवाती है। मेरा जो पहला कोचिंग लाइसेंस है वो C लाइसेंस है, वो मैंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से किया है, तो वो डायरेक्टली AFC को रिपोर्टिंग है और AFC फ़ीफ़ा को रिपोर्टिंग है। सेकंड जो मेरी दूसरी एजुकेशन है वो FA, फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड से है। तो मेरे साथ जैसे बाकी कोचेज़ हैं, उनमें से 3 कोचेज़ ऐसे हैं उन्होंने डायरेक्टली FA से की हुई है। अब FA ने अपनी ब्रांचेस बनाई हुई हैं, जो FA मेन जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो दुबई जाते हैं कोचिंग लाइसेंस के लिए, तो दुबई में वो कोचिंग लाइसेंस करते हैं, वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अभी इस पिछले कोई 2 साल से हमें अभी कोई लाइसेंस नहीं मिला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से, क्योंकि हमारा भी जो C लाइसेंस है काफ़ी पुराना है। उसके बाद अभी हम इस उम्मीद में है कि हमें B लाइसेंस करवाया जाएगा। ओके। और ये जो लाइसेंसेस वगैरह हैं, ये ज़ाहिर है आप अपने खुद खर्च के जाके करके सारा कुछ लाइसेंस करके आते ताकि आप यहाँ कोचिंग कर सकें? जी बिल्कुल ऐसे। ये सारा आपके ऊपर? जी ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, इस साल आपके कितने टूर्स हैं, आपके बच्चों ने कहाँ कहाँ जाना है? बेसिकली सर हम अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम कतर जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी 2 से 3 प्रोफेशनल एकेडमीज़ के साथ सीरीज़ हैं, वो मेरी यूथ टीम जा रही है। उसके बाद हम जा रहे हैं गल्फ़ विंटर कप में, जिसमें हम लास्ट ईयर गए थे, तो उसमें मेरी अंडर 12 अंडर 14 2 टीम्स उसमें जा रही हैं। अगेन फिर हम फेब में जा रहे हैं मान सिटी कप खेलने, वो हम उसमें भी मेरी अंडर 16 और अंडर 14 2 मैन सिटी कप कहाँ पे? मैन सिटी कप अबू धाबी में हो रहा है। अबू धाबी में हो रहा है। वहाँ पे जो टीम्स जीतेंगी उनको फिर वो आगे चांस दिया जाएगा मैन सिटी में जाने के, वहाँ पे जाके खेलने का। ओके। सो इन जो बच्चों के जो कप्स होते हैं, इनकी प्राइज़ मनी अच्छी होती है, मुनासिब होती है? बेसिकली सर यूथ लेवल पे कोई भी प्राइज़ मनी नहीं होती, वो एक एक्सपोजर होता है। हमें बच्चों को सिर्फ जाके दिखाना होता है यूरोपियन एकेडमी सिस्टम, और बाकी जब ये अपने ओपोनेंट्स के साथ खेलते हैं तो लाइक उनको एक एक्सपोजर देना होता है। जैसे हम गल्फ़ विंटर कप में गए हैं, तो गल्फ़ विंटर कप में उससे पहले हमें ये था कि पता नहीं इंडियन टीम कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, ओमान की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, बाकी जो यूरोपियन टीम्स है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। जब हम उनके अगेंस्ट खेले हैं तो हमें कोई फ़र्क फ़ील नहीं हुआ। तो उस टूर्नामेंट में यही था कि जब बच्चे फ़ाइनल तक गए, फ़ाइनल खेलें, हम सिल्वर मेडलिस्ट हुए, प्लेंटिस पे सऊदी अरेबिया से हार गए थे, तो लेकिन वो उसके बाद जब बच्चे वापस आए तो उनका मोराल बहुत बुलंद था कि हम तो बस एक ऐसी चीज़ थी हमारे दिमाग में कि पता नहीं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनको अब लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें। ये जो 2000 ये पिछले साल में ये जी गल्फ वाला कप था ना आपका, तो इसमें आपने मुझे आप शो से पहले बता रहे थे कि आपने इंडिया को भी हराया? जी सर, 2 कैटेगरीज में? बिल्कुल। हम सर 2 कैटेगरीज में गए थे, एक अंडर 15 में और एक अंडर 13 में। तो हमारे दोनों ग्रुप मैचेस, अंडर 13 का जो ग्रुप मैच था हमारा इंडिया के साथ, वो 6-1 हम जीते। जो हमारा अंडर 15 था वो हम 1-0 जीते इंडिया से। और बाकी कुछ और भी टीमें थी? बेसिकली हम जो ग्रुप मैचेस में हमने ओमान को भी बीट किया, फिर एक साउथ अफ्रीका की टीम थी, अफ्रीकन स्टार्स थे, उनको बीट किया। फिर हमारा सेमीफाइनल था सऊदी अरेबिया उनके साथ, स्टार स्ट्राइकर्स के साथ, उनको बीट किया। उसके बाद फिर हमने अरेबियन स्ट्राइकर जो दुबई की एक प्रोफेशनल अकेडमी है उनको भी हमने बीट किया। ज़बरदस्त। और आप हारे पेनल्टीज पे? हम बेसिकली वो हॉकी वाला साहब हो गया जो हमारा भी हुआ। हम 8-8 प्लेंटिस बराबर थी, 9th पे जाके आ रहे हैं। अच्छा, इस एज में जब आप बच्चों को बताते हो कि उनके पास है ये मौका कि वो प्रो जा सकते हैं जी, तो उनमें से कितने हैं जो आपको यकीन करते हैं, जो ये ख्वाब देखते हैं? कितने हैं जो इस एज में डाइट कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा मीठा नहीं खाना, अच्छा अगर कोई कप नहीं भी आ रहा, टूर्नामेंट नहीं भी आ रहा, तो भी रोज़ एक्सरसाइज करनी है? ये क्या तनासुब होता है? बेसिकली पाकिस्तान में ना लाइक जो हमारे एलीट क्लास है, इसके अंदर फुटबॉल को और उनके एकेडमिक को ना बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ हम फेस करते हैं। होता यह है कि बच्चा ट्रेनिंग में आ रहा है तो उसके पेपर आ गए, एग्ज़ाम आ गए, तो एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले ही वो क्विट कर देता है। अब 2 मंथ पहले उसने क्विट कर दिया, फिर एग्ज़ाम आ गया, 1 मंथ एग्ज़ाम ले गया उसके, वो 3 मंथ बाद दोबारा आता है। अब वो जो 3 मंथ नहीं आता, उस 3 मंथ में वो अपनी डाइट न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करता। जब वो वापस आता है तो हमें मज़ीद 2 मंथ लग जाते हैं उसको, उसके वेट को, उसके बैलेंस को मेंटेन करने में।
तो बच्चे इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं। जैसे बच्चों ने देखते हैं TWK को फॉलो करते हैं कि हम इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, हमारे 1 से 2 स्टार बच्चे हैं ऐसे कि जिनकी इंटरनेशनल एकेडमीज़ में प्रोफाइल भी सबमिट हो चुकी हैं और वो कामयाबी के साथ उन एकेडमीज़ ने उन बच्चों को अप्रोच किया हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर ही आपको एक न्यूज़ मिलेगी कि पाकिस्तानी 1 से 2 बच्चे बाहर के किसी प्रोफेशनल लीग में जा रहे हैं। तो वो हमने मोटिवेशन के लिए, वो कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, वो ख़ुद भी इस चीज़ को हैं, उनको हम डाइट न्यूट्रिशन सारी हम खुद देते हैं उनको। तो जब वो चीज़ को फॉलो करते हैं तो उनका एक डिफरेंस नज़र आता है बाकी बच्चों में। अच्छा, मेरा अब हम चलें, ये तो हमने बात की जो हमारा यहाँ एक लाहौर के अंदर एक लीग सिस्टम है और पाकिस्तान तमाम में भी होंगे और भी कराची वगैरह बिल्कुल, लेकिन जो हमारी फेडरेशन है जी वो कितना सीरियसली लेती है आपकी कोशिश को, काविश को, और सेकेंडली हमारी अपनी जो नेशनल टीम है जी उसको हमारी फेडरेशन कितना सीरियस लेती है? इसका स्ट्रक्चर तो बताएं कि हमारी फेडरेशन एक हुकूमती इदारा है, प्राइवेट है, फीफा से है, क्योंकि इसकी एक कन्फ्यूजन हमेशा जब बात करें, हॉकी का तो हमें पता चल गया ना 5-6 बोर्ड है, इधर क्या सिस्टम? बेसिकली सर फीफा फंड करता है, ठीक है, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बेसिकली फीफा फंड करता है AFC को, AFC फंड करता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो कि एशियन का अदारा है। तो पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। अच्छा, वो एक सेपरेट है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट टू फीफा है। तो जो भी इसकी फंडिंग है, जो भी टीम को चलाने के इंतज़ाम है वो फीफा से हैं, फीफा के अपने लॉज हैं। बेसिकली हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पहले एक बैन लगा, उस 3 साल के बाद वापस आए हम, 1 साल अभी रनिंग में आ रहे थे तो फीफा ने एक NC अपॉइंट कर दी, नॉर्मलाइजेशन कमेटी, वो अभी चला रहे थे तो फिर बैन लग गया। अच्छा, वो फिर कोई 1 साल बैन लगा। उसके बाद इस टाइम भी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं वो भी NC है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, वो अभी पाकिस्तान फुटबॉल का सारा स्ट्रक्चर चला रही है। उनको सिर्फ ये कमांड दी गई है कि आपने इलेक्शन करवाने, इलेक्टेड बॉडी के स्पुर्द आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को कर देना है और आपकी ड्यूटी डन है, लेकिन साथ साथ आपने फुटबॉल की एक्टिविटी भी करनी है। तो अभी ये जो मैच हो रहा है पाकिस्तान नेशनल टीम, ये भी NC की तरफ से है कि NC इस एक्टिविटी को जारी रखे हुए। उसके अलावा पहले भी जो हम फीफा विंडोज़ में कुछ मैच खेल के आए हैं तो वो सारा थ्रू NC PFF हो रहा है। अच्छा यार, हमें तो उतने ज़्यादा ना हम फॉलो नहीं करते रहे बचपन से फुटबॉल, तो हम ना बारीकियां नहीं जानते इस गेम की, आप तो जानते हो। आप बताओ कि हमारे वो जो लड़के हैं लियारी के, जी सर, वो बहुत चीते हैं, कमाल हैं। बेसिकली सर एक चीज़ ये है कि वो बच्चे थोड़े रफ एंड टफ हैं। अब जो जैसे मैंने पहले बात की कि टेक्निकल जो बच्चे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो TWK ने फेस किया लियारी को, ठीक है, 3 मैचेस में हमने फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मैच हम जीते हैं उनसे। तो हमने भी अपनी एकेडमी में भी इस तरह की एक ना रोटेशन बना दी है। हमारी एकेडमी में देयर आर 4 and 5 स्टेप्स हैं स्किल्स के। जब बच्चा शुरू में आता है तो वो एकेडमी में ही आता है, एकेडमी के बाद वो जूनियर एलीट में चला जाता है, उसके बाद वो हमारा एक प्लान है PDP, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में चला जाता है, वो हम 1 साल के लिए बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी जितनी भी डाइट न्यूट्रिशन होती है वो हम देते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर बच्चा अपनी डाइट पे और अपने फिज़िकल हेल्थ पे काम करना शुरू कर दे तो ये हमारे बच्चे किसी को भी पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये आपका अपना बिजनेस मॉडल क्या है? आप स्कूल्स के साथ रजिस्टर्ड हैं या आप स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है, आप अपने एरिनाज में एडवर्टाइजिंग करते हैं, किस तरह से आपका सिलसिला चलता है? बेसिकली सर मैं खुद बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के अंदर हूँ, तो मैं तो उनके लाइक एज ए कोच मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी जितने भी मेरे एकेडमी सिस्टम है वहाँ पे बच्चा पे करता है खुद, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, बच्चा पे करता है अपनी मंथली फ़ीस। उस मंथली फ़ीस का एक हिस्सा उस अदारे को चला जाता है जिनकी हम फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो बाकी हिस्सा है वो उसमें हम अपने ट्रेनिंग इक्विपमेंट, अपने बाकी एक्सपेंस, अपने कोचिंग एक्सपेंस, वो सारे उससे हम कवर करते हैं। ज़बरदस्त। और आपको लगता है कि आप दूसरे शहरों में इसको एक्सपेंड कर सकते हो? जी जी बिल्कुल सर, हमारा भी इरादा भी यही है कि एक दफ़ा हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हम अच्छे से लाहौर के अंदर कर लें, फिर बाकी जितने बड़े शहर हैं उसके अंदर हम कुछ ऐसे शहर होते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि हमारा मॉडल ये है कि बच्चा पे करता है तो हम अपना सिस्टम चलाते हैं। कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चा पे नहीं कर सकता, तो हम कुछ एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगा वो उन बच्चों पे लगाएं जो बच्चे पे नहीं कर सकते, और वो बाकी शहरों में। अभी आप बता रहे थे कि जब आप खेलने गए हो बाहर पिछला टूर्नामेंट, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं करते थे। जी जी बिल्कुल। तो फिर उनकी आपने किस तरह से मदद की? बेसिकली सर लास्ट टाइम 3 बच्चे ऐसे थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे,
तो उसमें ये हुआ कि हमने क्लब लेवल पे अपने सारे उनके एक्सपेंस बनाया, तो तकरीबन 80% जो एक्सपेंस था वो क्लब ने खुद बेयर किया, 20% कुछ बीच में पेरेंट्स ऐसे थे कि उन्होंने उनसे हमने डिस्कस किया कि ये चीज़ है, तो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट उन्होंने अपने बच्चों के साथ, उन बच्चों का भी एक हिस्सा दिया, तो वो भी बच्चे हमारे साथ चले गए। ज़बरदस्त। और अब बुनियादी मसला कि जब आप एक्सपैंड करेंगे आपको और कोचेस चाहिए होंगे, और आप ये बता रहे हो कि पाकिस्तान जो फुटबॉल फेडरेशन है वो तो अब मज़ीद सर्टिफिकेशंस आजकल नहीं करवा रही। बेसिकली मेरी पहले भी उनसे डिस्कस हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अभी हमें फ़ंड आएगा, उनके कैलेंडर में कोचिंग लाइसेंस है, लेकिन अभी ये है कि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, एनसी है, इनको पीछे से फंडिंग आती है फीफा से। जब इनके पास अमाउंट आती है तो वो ये चीज़ करवा देते हैं, जब तक अमाउंट नहीं आती तब तक ये किसी को कोई डेट नहीं दे सकते कि हम इस डेट पे करवाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उनके कैलेंडर में कोचिंग एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इनका काम है। ये जो करवाना है आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कोचिंग का, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो कुछ लोगों को बुलाते हैं जो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, आपको भेजते हैं? बेसिकली वो फीफा AFC एक अपना इंस्ट्रक्टर भेजती है, अच्छा, जो कि वो चीज़ करवा सकता है, वो फिर पाकिस्तान आता है, तो फिर ये एप्लीकेशंस लेते हैं जितने भी हमारे पाकिस्तान के कोचेज़ हैं, फिर ये उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि ये लाइक मैं C लाइसेंस हूँ, तो जितने भी पाकिस्तान के C लाइसेंस हैं उनसे एप्लीकेशंस लेंगे, फिर उनका वर्क देखेंगे कि किसने कितना काम किया है, फिर वो जो टॉप 30 होंगे, टॉप 20 होंगे, उनको चूज़ करके तो वो B लाइसेंस के लिए एलिजिबल कर देंगे और फिर उनको B लाइसेंस करवा देंगे। ओके जी, ओके। और अच्छा चलिए, अब ये तो होगी ना सारी हमारी बात फेडरेशन की भी और उसकी भी, हमारी नेशनल टीम जी, क्योंकि अब हमारा जुलाई के महीने में एक सऊदी अरेबिया से मैच है जी, अभी जून में, जी, अभी सऊदी अरेबिया जो पिछला वर्ल्ड कप है उसके अंदर उन्होंने अर्जेंटीना को भी हराया, वो एक मैच था, वो बड़ा सरप्राइजिंग था। तो अब हम इस मैच में जा रहे हैं एज ए नेशनल साइड। हमारी नेशनल साइड की क्या स्टैंडिंग है दुनिया में? हम एक फुटबॉलिंग नेशन हैं, हम फुटबॉल खेल सकते हैं, हम टीमों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, या हमें अभी वो कैलिबर आपके नज़दीक नहीं? सर बेसिकली हम बिल्कुल फुटबॉल नेशन हैं और हम फुटबॉल खेल भी सकते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमारी थोड़े से कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे फेडरेशन में होनी चाहिए, वो होंगी। तो अब सऊदी अरेबियन वो 3 टाइम नेशनल AFC चैम्पियन है, एशिया की 3 टाइम की वो चैम्पियन है। उसके बाद जब वर्ल्ड कप में उन्होंने 2-1 अर्जेंटीना को हराया, तो वो एक बहुत बड़ा अपसेट था फुटबॉल हिस्ट्री का, फुटबॉल के वर्ल्ड का। तो अभी जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल टैलेंट भी है, सारा कुछ है, लेकिन एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि हमें सबसे पहले तो यूथ लेवल पे इवेंट करवाने चाहिए, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, इस लेवल्स को जितने ज़्यादा इवेंट मिलेंगे उतनी ज़्यादा इनके अंदर मज़ीद एक चीज़ पैदा होगी, लगन पैदा होगी खेलने की। थर्ड ये है कि जैसे अभी फीफा क्वालिफायर्स में हमने क्वालिफाई किया है, उसके बाद हम अभी तक 2 मैच पाकिस्तान के होम में खेल चुके हैं। अभी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मैच भी पाकिस्तान के होम में है। तो ये 3 जो इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में हुए हैं, इन मैचेस के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ना फुटबॉल को क्रेज़ आया है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसके पीछे हुए हैं। अब हमें चाहिए कि हम पहले यूथ लेवल पे इवेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाएं। बेसिकली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अभी तक अपना स्टेडियम नहीं है। जो जना स्टेडियम है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान के अंडर आता है, जो पंजाब स्टेडियम है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अंडर आता है। ये गवर्नमेंट के स्टेडियम्स हैं, फीफा का अपना स्टेडियम अभी तक नहीं है ही नहीं। चल सर सॉरी, यहाँ पे हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर। नदीम काका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी फुटबॉल के बारे में और बातें करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, फुटबॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नदीम काका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी स्टेडियम्स की, तो ये आपने इंकशाफ हमारे शो के ऊपर बैठ के किया कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, या सॉरी पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन है, उनके पास कुछ स्टेडियम नहीं है अपना। ये हमारी हुकूमत के रहमो करम पे है कि वो उनको स्टेडियम प्रोवाइड करें या दें, और अभी तक और ये फीफा स्पॉन्सर्ड है PFF, लेकिन स्टेडियम इनके पास नहीं। जरा वजाहत कीजिए। बेसिकली सर फीफा स्पॉन्सर्ड है, तो अभी तक कोई भी पाकिस्तान में उस तरह का स्टेडियम नहीं बना सके, और बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं कि लाइक जब भी कोई मैच होता है तो उसमें जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, ज़ाहिर सी बात स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी एक्टिविटीज़ करवा रहा होता है। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि बाहर की जो अमूमन जो फुटबॉल खेली जाती है वो तो क्लब के अपने स्टेडियम्स होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ ऐसे नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे जो क्लब्स हैं ना वो उस लेवल के क्लब्स नहीं हैं। यहाँ पे क्लब्स के पास अपनी ग्राउंड्स होती हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल ग्राउंड्स हैं, तो वो उसको आप एज ए ट्रेनिंग पर्पस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एज ए स्टेडियम और उसको उस लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते।
और जो स्टेडियम्स होते हैं वो फीफा बाकी जितने भी लाइक कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो फेडरेशंस हैं उनके अपने स्टेडियम्स होते हैं। हमारी फेडरेशन के पास अभी स्टेडियम नहीं है। हम स्पोर्ट्स बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड फिर हमें स्टेडियम प्रोवाइड करता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नेशनल टीम का हमने कैंप लगाना होता है तो स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कोई अपनी लाइक लास्ट टाइम ये अभी पंजाब स्टेडियम में हमारा कोई कैंप लगना था लेकिन वहाँ पे पिंक गेम्स हो रही थी, स्पोर्ट्स बोर्ड करवा रहा था। तो स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी भी एक्टिविटीज़ करवा रहा है। जब स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो फेडरेशन किसी फेडरेशन को अपने स्टेडियम्स नहीं देते। और जब आप जाते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड से मांग के स्टेडियम, उसका खर्चा कौन उठाता है? वो बेसिकली इनका म्यूचुअल है, इनके जो स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह क्रिकेट है ना, वैसे तो अब वो भी बहुत ज़्यादा जदीद होती जा रही है, तो शायद इसी वजह से अब हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मयार गिरता चला जा रहा है। लेकिन एक दौर तक अगर आप एक गली से क्रिकेट खेलते निकले हो और ग्राउंड में आ गए हो तो वो मतलब एडजस्टमेंट तो थी लेकिन शायद माइनर थी, और इसीलिए हमने बहुत ग्रेड्स प्रोड्यूस किए। हॉकी ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास ऑस्ट्रोटर्फ वाले ग्राउंड नहीं होंगे तो शायद बहुत मुश्किल है, मतलब आप गली में वो खेल ही नहीं सकते। फुटबॉल इन दोनों स्पोर्ट्स के मुकाबले में कैसी है? मतलब आपके पास अच्छे लेवल का ग्राउंड तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्या फिर भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तैयार हो सकते हैं? सर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड मैटर करता है। हम जैसे हम गल्फ विंटर कप में हमने जिस ग्राउंड पे फाइनल मैच खेला है वो हमने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो ग्राउंड देखा है। इस तरह का ग्राउंड हमारे पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो वो ग्राउंड देखा है। उस ग्राउंड की एडजस्टमेंट, बॉल की स्पीड और उसकी वो टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले जो अगर हमने फ़ुटबॉल में आगे जाना है, सबसे पहले तो हमें कोचिंग एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। कोचिंग एजुकेशन के साथ साथ यूथ लेवल और ग्रास रूट लेवल के इवेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक ऐसी लीग अनाउंस करे जिस तरह से हमारी लीग्स चलती हैं उसमें प्लेयर्स लीग के साथ एंगेज होते हैं। इस तरह से हम आगे जा सकते हैं, और स्टेडियम्स होने चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे फुटबॉल को आगे लेके जाने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि अब ये तो स्टेडियम बनाने में तो 6-8 साल कम से कम लग जाएंगे अगर आज हम नेक नियति से भी शुरू हों। जी तो लेकिन हमारी नेशनल साइड और हमारी ये जो अंडर 15, अंडर 12 जिनको आप कोच कर रहे हैं, ये अगले 4 साल में विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि अपना लेवल पहले से बेहतर कर सकें? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी में मैं ऐड करता जाऊँ कि आपको लगता है हम क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए? नहीं सर, वर्ल्ड कप के लिए तो अभी क्वालिफायर्स वो ना आए। नहीं, वो तो बेसिकली ये जो अभी मैच हो रहा है ना, इसमें सऊदी अरेबिया की कोशिश ये है कि वो टॉप 2 में जाए। सऊदी अरेबिया टॉप 2 में जाती है तो वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में चले जाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। जो बॉटम की 2 टीम्स हैं वो एशियन क्वालिफायर्स में जाएंगी। तो सऊदी अरेबिया ये जो पाकिस्तान में मैच खेलने आ रहा है ना, वो जीतने की नीयत से ही आ रहा है। तो उनके लिए मैटर करते हैं, उनके लिए बहुत मैटर करता है, और वो कोशिश करेंगे। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल और इस लेवल का मैच मिल रहा है जिससे हमारी तैयारी हो जाएगी एशियन क्वालिफायर्स की। फिलहाल हमें सोचना चाहिए कि हमने एशिया में रह कर क्वालिफाई कैसे करना है एशियन कप के लिए। अभी वर्ल्ड कप काफ़ी दूर है। और आई थिंक इनके जो नेशनल टीम के जो कोच हैं इस टाइम, उन्होंने भी यही कहा है कि हम एशिया के लिए एम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सवाल मेरे असल में था कि इस वर्ल्ड कप को तो छोड़ दें जो भी आ रहा है, अगलों में आप देख रहे हैं कि हम आज से तैयारी शुरू करें, फेडरेशन कुछ करे, स्टेडियम जैसे ली कह रहा है बने, तो नेशनल साइड हमारी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो फीफा वर्ल्ड कप में, ये हो सकता? वो सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इन माई ओपिनियन अभी कोई 2 वर्ल्ड कप तक तो मुश्किल है। 3rd वर्ल्ड कप में हम देखेंगे अराउंड मसलन कि हम कोई 10 साल तो वर्ल्ड कप के लिए ना सोचें, आफ्टर 10 ईयर हम सोच सकते हैं वर्ल्ड कप में। और तब तक हम जब तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं भी कर पाते तब तक भी कोई रेवेन्यू मॉडल हम एक इधर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम फुटबॉल से पैसा जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली सर लीग्स हों और इसी तरह से मीडिया सपोर्ट करे, ब्रॉडकास्टिंग हो, चैनल्स आएँ, पाकिस्तान फुटबॉल की छोटी लीग्स भी दिखा दें, बड़ी लीग्स भी दिखा दें, कोई यूथ लेवल के इवेंट्स भी दिखा दें, तो फिर स्पॉन्सर आएगा। स्पॉन्सर को जब पता होगा कि प्रोडक्शन हो रही है, तो अभी हमारे जो पीछे नेशनल ये चैलेंज कप हुआ है उसका फाइनल भी हमने फेसबुक पेज से देखा है सिर्फ। तो सर चलें, ये अगेन मोटिवेशन भी मिलती है सर कि कुछ काम हो रहा है, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, आपकी काविश है, जिसकी वजह से यूथ को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इस चीज़ में। ये बहरहाल एक बात है कि फ़ुटबॉल अब पाकिस्तान के अंदर यूथ के अंदर एक एलिमेंट है कि जी हमने देखनी है, फॉलो करनी है, आगे चलानी है। हमारा अनफॉर्चुनेटली बातें तो बहुत हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन आपसे लेते हैं इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।